मित्रों, किताबी दुनिया के लिए मैं अपनी कहानी प्रकोप का पाठ कर रहा हूँ। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आएगी। प्रकोप। यह कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतवारी यूं पगला जाएगा और इसी पागलपन में एक दिन आत्महत्या जैसा खतरनाक निर्णय ले लेगा। पहले लोगों को विश्वास नहीं हुआ। उन्हें मालूम है इतवारी मोम जैसा नरम दिल का आदमी है, एकदम गऊ। वह बहुत सीधा था, जाहिर है डरपोक भी। ईमानदारी, सिधाई जैसे शब्दों का संबंध शायद कहीं न कहीं किसी न किसी भय से जुड़ने लगा है। अब उस डरपोकना ने आत्महत्या कैसे की होगी? कचरू मंडल नम्मू होटल की लचकती बेंच पर फसकड़ा मारे बैठे हैं। मुंह के अंदर भर आई पान की पीक की पिचकारी मारी। अपने पान रचे कटे फटे होठों को हथेली से पोंछा। आसपास बैठे लोगों को बताना शुरू किया। उस दिन आया था इतवारी, 2 दिन पहले। बहुत परेशान था। पगलेट तो था ही, उसका देह भी लकड़ी जैसे सुखा गया था। 45-50 का तो रहा ही होगा। कैसे काका? फिर उसने आगे बताया। मैंने कहा उससे, बैठो इतवारी। वो बोला, कहाँ बैठूंगा भाई? अरे बैठ तो। मैंने अपने बेटे से कहा, अबे खटिया बिछा। इतवारी खटिया में बैठा। मैंने पूछा, धान वान सब ठीक ठाक है? कहाँ भाई, सब का सब जल भुंजा गया। अब कैसे करोगे इतवारी? इस साल तो अकाल ने जिंदा मार डाला। इतवारी बोला, मंडल, मैं जरा काम से आया था। काम से? कैसा काम? बैल बेचना है। भैया, तुम तो व्यापारी आदमी ठहरे, कहीं कोनो गिराहिक मिले तो बताना। हाँ हाँ बिल्कुल। और फिर अपनी बीवी से बोला, चाय चढ़ा दे। फिर इतवारी से पूछा, चाह वहा पिएगा? इतवारी खिस से दांत निपोड़ दिया था। का चाह वहा पीऊंगा भैया? चाह के लायक पैसा भी नहीं है खिसा में, न लोटा न थारी। फक्कड़ राम इतवारी। इस खबर पर लोगों को एक बारगी यकीन नहीं आया था, लेकिन वह आदमी झूठ नहीं कह सकता जो 30 किलोमीटर दूर गांव से अगहन की चिलचिलाती धूप में झुलसता हुआ साइकिल से आया था। खबरिया इतवारी को जानता है। इतवारी की लाश का कल सुबह पता चला था। खबरिया के गांव के चरवाहे लड़के संतू ने देखा था। जगजीवन बनिया के खेत की मेड़ पर जो कच्ची सड़क से लगी है, लोगों की वहां भीड़ थी। उत्सुकतावश जाकर देखा, एक दुबले पतले देहाती बूढ़े की लाश थी। उसकी कमजोर झुर्रीदार गर्दन एक ओर झुक आई थी। मुंह खुला था जिस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। मटमैली पुरानी धोती और वैसा ही कुर्ता धूल और मिट्टी से लिसड़ चुके थे। धोती का एक छोर जांग के कुछ ऊपर तक उठ आया था, जिसे देख देख कर गांव के बच्चे एक दूसरे की तरफ देखते और मुस्कुरा देते। चरवाहे को याद आ गया, यही आदमी है जो कल गांव के शिव मंदिर में बच्चों को प्रसाद बांट रहा था। वह आदमी कुछ झकलेट किस्म का जान पड़ा था उसे। हाँ बस बस, संदेह का आखिरी पर्दा भी उठ गया और लोग एक हल्के अफसोस से भर उठे। इतवारी भोला था। आवारा छोकरों को उसे छोड़ने में मजा आता था। वे पान की पीक उगलते, ताश कैरम खेलते, इतवारी की उड़ती सी चर्चा कर लिए करते थे और बेबाक ठठाकर हंस पड़ते थे। जा न साले, इतवारी से पूछ, का लंबर खुल रहा है सट्टा का? पंजा अट्ठा की जोड़ी है या चौका पंजा? कैसे इतवारी, आज कौन भगवान दिखा था? अच्छा अच्छा, तो क्या बोले शंकर भगवान? दूसर बिहाव करने को नहीं कहा?
अरे खुद तो साले देवता लोग दो चार ठो बिहाव कर लेते हैं, कन्हैया का तो पूछो मत। ला प्रसाद वरसाद खिला इतवारी। इस तरह की छेड़खानी उससे करते रहते। इतवारी का बेटा यह सब देखता सुनता सहते सहते तंग आ चुका था। नीम कड़वाहट के साथ इसे भीतर उतार लेता। इस बूढ़े पागल के मारे किससे क्या कहे। पागल, उसे पगलाए महीना भर हुआ था। अपनी सनक में वह कभी बरगद की पूजा करता था, कभी पीपल की, कभी मील भर दूर खेत की मेड़ के भीमभोरा पूजने चला जाता, नारियल और दूध भरा कटोरा लेकर, जहाँ कहते हैं 110 बरस की उम्र वाले नाग नागिन का वास है। कभी बच्चों को प्रसाद बांटता था। उसे पूरा भरोसा था कि भगवान उससे प्रसन्न होंगे, उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे, यहाँ तक कि 4 एकड़ खेत के भूरो माहो मर जाएंगे और पकी सोंधी गंध से महमाती फसल कार्तिक अगहन की ठंडी बयार में लहलहाने लगेगी। बेटे आजू की समझ में कुछ नहीं आता। गुस्सा हो या अपने पिता की इस दयनीय हालत पर तरस खाकर चुप रहे। एक आध दफे अस्पताल ले जा चुका था, झाड़ फूंक की व्यवस्था भी कर दी थी, क्योंकि माँ का अटल विश्वास था किसी टोनही ने ही कुछ कर दिया है। खेत को भी उसी हरामजादी की नजर लगी है। आजू अक्सर अपने बाप पर भड़क जाता और माँ को पैर पटकते हुए सुनाता था, इस बूढ़े को समझाओ, कुछ दूसरा सोचे। घर में खाने को दाना नहीं है और ये बड़ा भगत पुजेरी बना है। अरे मन चंगा तो कठौती में गंगा। इतवारी सुनता और घबरा जाता था। नहीं नहीं बेटा, भगवान को ऐसा नहीं कहते, वह तो सबका पालनहार है, सब ठीक कर देगा। आज रात विष्णु भगवान को सपनाया था, शेष नाग में बैठे थे, नाग फस फस कर रहा था। आजू राहत कार्य के अंतर्गत सड़क की मजदूरी करने जाता है। माँ भी साथ कमाने जाती है। आजू 8वीं पास है। शहर जाकर रोजगार दफ्तर में रजिस्ट्रेशन करवा चुका है। चपरासी वपरासी का ही काम मिल जाए। लेकिन यह उम्मीद भी कुछ बरसों की इंतजारी के बाद मुरझा गई। देश में तो करोड़ों बेरोजगार हैं, सबके सब पढ़े लिखे होशियार, और वह तो केवल 8वीं पास है। आजू ने सुना, यकीन करना पड़ा और बर्दाश्त भी करना पड़ा, सीने में धंसते किसी नुकीले तीर की तरह। शाम अब गहरी और सांवली हो चली थी। रात की स्याही फैलने लगी थी। उसके घर बड़े बूढ़ों का जमघट लगा है। महिलाएं खुसुर फुसुर कर रही हैं, सिसक रही हैं। अब घर तुमको संभालना है बेटा, धीरज से काम लो। एक लरचती हुई परिचित जनाना और बूढ़ी आवाज। वो बेचारा तो अपना नाम अमर कर गया दुनिया में। कोई कह रहा है बहुत सीधा था, सीधा बैकुंठ गया होगा वो। धीरे धीरे सब कुछ एक सन्नाटे की गिरफ्त में कसता जा रहा था। माँ बुद्धू सिंह के खेत में लुवाई करने गई थी, लौटी, आते ही भोकार मार कर रोना शुरू कर दी। उनके गले की आवाज़ जरा सी देर में एक बेसुरे गो गो में बदल गई। कपड़े और बाल अस्त व्यस्त हो गए। बूढ़ी औरतें उसे समझाती रही। 13 साल की बेटी गीता सिसक सिसक कर रो रही थी। अब देरी करना ठीक नहीं। मनबोध ने बीड़ी का कश लिया तो फिर दयालु तुलसी चौरा में पीठ टिकाकर बैठा है, जहां आज दिया नहीं जलाया गया है। लाश को तो भैया पुलिस ले गई होगी, थाना रिपोर्ट हो गया है, भारी मुसीबत है। लाश को चीर घर ले गए होंगे, जहां चीरा फाड़ी हुआ होगा। राम राम, हे ईश्वर, इतना सीधा आदमी और उसकी यह गति, हे भगवान। अब 2-4 आदमी शहर निकल जाओ, नहीं तो बस छूट जाएगी। हाँ, एक आध सियान सामरत को भी ले जाओ। पुलिस थाना का कारोबार। आजू और उसके एक दोस्त ने शहर जाने के लिए साइकिल बाहर सड़क पर निकाल ली।
मैं भी चलूँगा। सफ़ेद मूँछों वाले बैजू काका तैयार थे। शहर पहुँचने के लिए मुख्य सड़क इस गांव से 9 किलोमीटर दूर है। आखिरी बस शाम 7 बजे निकलती है और इस समय 6:25 हुए हैं। वे तीनों आजू, पूरन और बैजू काका चले साइकिल की खड़ंग खड़ंग के साथ। एक अनाम और अजनबी भय भीतर खड़खड़ा रहा है। दीनानाथ साहू अपनी 4 एकड़ जमीन किराए पर देना चाहता था। दरअसल उसका बड़ा लड़का सहदेव दुर्गापुर में इंजीनियर है। वह नहीं चाहता था कि उसके पिता अपनी बाकी जिंदगी भी इन्हीं खेत खारों, धूल धक्कड़ से पटे रास्तों और गोबर की गंध से बरसाते जानवरों और वैसे ही उज्जड़ देहातियों के साथ गुजार दे। लेकिन उसका बाप भी बाप ही था। बहुत हिल हुज्जत के बाद किराए पर उठाने के लिए ही राजी हुआ। इस घटना पर गांव के सियान सहदेव की तारीफ करते नहीं आगा रहे थे कि वाह, बेटा हो तो ऐसा श्रवण कुमार, और एक हमारा बेटा है। उस रात खाने पीने के बाद रोज होने वाली उस गपशप बैठक में यही चर्चा निकल पड़ी थी। इतवारी भी था वहां। अरे रख लेना इतवारी, चमरू ने अपने ठेठ पत्थर पटकने वाले लहजे में कहा। आखिर कब तक दूसरों की खेत जोतता रहेगा। खिलावन महाराज ने गांजे का सफेद धुआं उगला, आग में घी छिड़का। नौकर का काम गुलामी करना। मालिक जो कह रहा है उसे पहले करो, भाड़ में जाए तुम्हारी भूखमरी बीमारी। किसी ने कहा, और कहावत है ना, खेती अपन सेती। जब मालिक हो तो काहे की चिंता, मन लगे तो कमाओ खेत में, नहीं तो पड़े रहो खटिया में कथरी ओढ़ के। इतवारी भकवा गया जैसे। किसानी करना कोई मामूली बात नहीं है भैया। फोकटे फोकट हो जाएगा। उसके लिए हल चाहिए, बैल चाहिए, बीज चाहिए और मौका बेमौका दवाई भी। सब हो जाएगा, ऊपर वाली सबकी चिंता करता है। दुर्योधन ने कहा, बीज का बंदोबस्त सरकारी विभाग से हो जाएगा, परमिट ले लेना। बाकी बचा हल और बैल। हमारे घर आधा दर्जन बैल साले फोकट में भकोसते रहते हैं। जब बखत जरूरत पड़े खोल कर ले आना। उस रात इतवारी देर तक जागता रहा। दिमाग में तमाम बातें किसी सन्नाटे घोड़े की तरह दौड़ती रही। क्या सचमुच ऐसा हो जाएगा? यदि फसल बढ़िया मिल जाए तो सब दलित दर दूर हो जाएंगे। किसानी का काम कमर तोड़ मेहनत मांगती है, और मेहनत से जैसे जन्म भर का गहरा नाता है उसका। शायद गरीबी से भी 46 साल की उम्र में भी वह जमकर मेहनत कर सकता है। नौकर का कोई अपना सुख नहीं। कितना ही काम करो, मिलता है तो वही मालिक की डांट फटकार और गाली। बिहान दिन उसने पत्नी से पूछा, कैसे, ठीक रहेगा जानकी? पत्नी गोबर से आंगन लीप रही थी। बोली, तुमको तो कभी से कह रही हूं, छोड़ो ये नौकरी। बेर उगने से पहले जाते हो और दिया बाती के बखत लौटते हो। आग लगे ऐसी नौकरी को। फिर कुछ सोचती सी बोली, हाँ, मेहनत कर सकोगे इतना? इतवारी ने ठिठोली की, अरे मेरे जैसे आदमी पर भरोसा नहीं। कहीं मैं बुखार में तप रहा हूं तो तुम चली जाना। तू तो मेरे से ज्यादा मेहनत करती है। बस बस रहने दो। फिर जवान बेटा आजू भी तो है, इतवारी ने आजू को याद कर कहा। ठीक उसी समय गीता पानी का गगरा उठाए आ गई। इतवारी फिर मजाक करने लगा, और ये तुम्हारी डोकरी सास भी तो है, ये भी किसी से कम थोड़ी है। कैसे गीता बेटी? गीता शर्माकर हंस दी, और पत्नी भी। जेठ महीने में बड़े किसानों के घर गांव में हलवाहे लगते हैं। इस साल भी लगे, लेकिन इतवारी नहीं लगा। हाट बाजार में संगी साथियों से मुलाकात होती, चाय पीते, पान खाते, बीड़ी फूंकते। वे मजाक में अब इतवारी को कह देते, अब तो तू भी बड़ा किसान हो गया इतवारी, एक आध साल नौकर की जरूरत पड़े तो हमको याद कर लेना।
इतवारी नम्रता से हंस देता। इस बात का पता लोगों को है कि दीनानाथ के खेत की भूमि खासी उपजाऊ है, ड्योढ़ा फसल देती है। इतवारी उस पर भिड़ा था। इतवारी आषाढ़ तक बैल नहीं खरीद सका था। दुर्योधन से मांग कर काम चलाया। किसान के लिए बैल जरूरी है। बैल से दुनिया भर का काम लेना होता है, और अपने बैल कोई कब तक देगा? एक बार, दो बार, तीसरी बार में तो उसका भी मुंह टेढ़ा हो जाएगा। गांव के आवारा पशुओं के कैद खाने कांजी हाउस में 2 बैल पिछले 3 महीने से बंद पड़े थे। उस दिन उनकी नीलामी हो रही थी। बैल तेंदू पेड़ के नीचे बंधे थे, तगड़े थे, हालांकि उम्र अधिक नहीं थी। कोटवार अपनी बोली बोल रहा था, 1020, 1020। इतवारी ने अपना मुंह खोला, 1050। इससे आगे कोई नहीं बढ़ा। इस बात से इतवारी पूरी तरह बेखबर था कि बोलियां बढ़ाने के लिए सरपंच का अपना आदमी बैठा है, जिसे सरपंच ने शाम को अपने घर दावत दी थी, दारू पिलाई और मुर्गा खिलाया। बैलों को खरीदने के लिए पत्नी की चांदी की करधनी बेचनी पड़ी थी इतवारी को। पूरा रास्ता उबड़ खाबड़ और पथरीला है। अंधेरी रात और मरियल धूसर चांदनी। कोहरा घना होकर जमीन को स्पर्श कर रहा है। शांत खड़े पेड़, खेत और ठहरा हुआ सा नाले का पानी, सब ओर सन्नाटा, केवल झिंगुर किरकिरा रहे हैं। जब पहुंचे सड़क पर, बस नहीं पहुंची थी। बैजू काका ने बरगद के नीचे पान ठेले वाले से बीड़ी लेते वक्त पता किया, बस अब आती ही होगी। वे बस का इंतजार करते होटल की एक बेंच पर बैठ गए। उनके भीतर खामोशी और आतंक की लकीर गहरी और लंबी होने लगी है। अचानक बस की आवाज सुनकर आजू तेजी से सड़क तक दौड़ गया। बस रुकवाने के लिए हाथ फैलाकर संकेत देने लगा। पूरन उसके पीछे दौड़ा और लगभग झिंझोड़ा, आजू, ये बस शहर से आ रही है, जाने वाली बस इधर से आएगी। हैं? आजू बदहवास था। वे फिर उसी जगह पर बैठ गए। सामने की मेज पर अखबार पड़ा था, सलवटों से भरा हुआ, पानी से भीगा हुआ। टाइम पास करने के लिए अखबार पर नजरें दौड़ाने लगे। तभी एकाएक लगा, आज नहीं तो कल यह नामालूम सी खबर भी बेहिसाब खबरों के बीच में छपी होगी। एक अधेड़ द्वारा जहर खाकर आत्महत्या। अगला दृश्य है, तुम्हारे तरफ पानी का क्या हाल चाल है भैया? हर बाहरी आदमी से यह सवाल पूछने की जैसे आदत बनती जा रही है गांव के लोगों की। जिसे देखो वही पानी की बात करता है, इस उत्सुकता और विश्वास के साथ कि तुम्हारे तरफ पानी गिरा होगा तो हमारे तरफ भी जरूर गिरेगा। आखिर जाएगा कहाँ बुजरी का बादर। लेकिन पानी न इस तरफ था न उस तरफ, न दूर दूर तक। छाती में रेंग रहे जहरीले सांप की तरह एक एक दिन बीत जाता। धूप, धूप और केवल धूप, स्टील के नए बर्तन की भांति चकचकाता हुआ। आसमान में नीला महासागर फैला होता। हल्की छींट पड़ी और खेत में धान उपज आए, हरी हरी और एकदम नन्ही, खूब कोमल। इतवारी देखकर पगला गया है। फसल हर बरस देखता है, लेकिन उस साल और इस साल में बहुत अंतर है। इस बार फसल कुछ अधिक महमहा रही है। लेकिन बाद में लोगों को लगा यह हम आदमखोर अकाल के भयानक और विशाल जबड़े में धंसते जा रहे हैं। धीरे धीरे लोगों में यही सब बात होने लगी। अकाल है भैया, कहाँ रोजी रोटी कमाने जाएंगे माई पिल्ला? सन 65 के बाद इतना अकाल देख रहे हैं। इतवारी अपने साथियों के साथ शर्त लगाता है, चल बैसाखू, शरत रही तेरी मेरी। नहीं गिरेगा इतवारी।
एक नारियल की सरहद बंधने से डरता है बैसाखू, मगर पानी अक्सर उसे धोखा दे जाता। रोज सुबह उठते ही इतवारी की आंखें जैसे आसमान की अनंत ऊंचाई को भेद जाती। आज भी बादल कहीं नहीं है। एक आध दिन हल्के बादल तैरते नजर आ जाते, इतवारी गदगदा जाता, खुश होकर बैलों को थपकार देता, कीचड़ माटी से लिथड़ी उनकी पूंछ मस्ती में घुमा देता, या जी खोलकर दाना भूसा उड़ेल देता, या फिर उनके गले की घंटियां बजाने लगता। जानकी इतवारी की इस आदत को जानती है, खींच जाती, अरे एकदमे भैया पगला हो गए हो का। इतवारी और ज्यादा खुलकर हंस देता, ठीक ठीक रुई की तरह नरम, उजली और बहुत हल्की हंसी। लेकिन बादल किसी काइये बनिए सा चालाक, क्रूर और घाघ है। नहीं बरसता है, घंटे भर में ही किसी जादू से गायब हो जाता है, पता नहीं कहाँ। लाने का होता बस में तो ले आते सब मिलजुल कर, पेल ढपेल कर। पूरा सावन बीत गया ऐसे ही। घर की धान कोठी का धान धीरे धीरे अंजोरी दलाल के तराजू के पलड़े पर झुकने लगा है। धान भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, और अब तो धान बेचकर ही नून तेल लकड़ी की व्यवस्था हो पाती है। उस दिन जानकी थोड़ा सा धान और निकाल रही थी कि गीता ने रास्ता रोक लिया। बहुत भोले संगपन से पूछा, माँ सब धान बेच देंगे तो हम किसको खाएंगे? माँ गीता को चिपटा कर एकदम रो पड़ी थी। जिस जतन से पानी गिर जाए, गांव वाले सब कुछ करने को तैयार हैं। पुराने कुएं के काई जमे पानी से एक मेंढक और एक मेढकी पकड़कर उनका विवाह रचाया गया। शायद इंद्र देवता प्रसन्न हो जाएं। पीपल वाले शिव मंदिर में अखंड रामायण का पाठ चला, लगातार 3 दिनों तक, बिना रुके एक पल भी। कुछ तो असर हो, पानी बरसा दे भगवान, बरसा दे, मुंह का कौर मत छीनो भगवान। गांव के कोटवार माखन ने घूम घूम कर हाँक लगा दी है, 3 दिन का अखंड रामायण है। तब तक मांस मछली दारू गांव में सब बंद। जो मैं नहीं मानेगा उससे हरजाना लिया जाएगा। इतवारी अगाध श्रद्धा में डूबा रात गए तक मंदिर में बैठा रहता। उसकी अंगुलियां अविराम ढोलक पर थाप देती रहती, मंगल भवन अमंगल हारी, हर हुनाथ मम संकट भारी। जेठ बैसाख सी बेतरह धूप में फसल कीड़े की तरह झुलसने लगी है। जमीन सूख कर कटने फटने लगी है, और इसी के साथ किसान की आत्मा भी। हाहा ही गोठ बात में मगन रहने वाले किसानों की दिलचस्पी एकाएक रेडियो में प्रसारित होने वाले समाचारों के प्रति बढ़ गई है, जिसमें समाचार वाचक अपनी प्रभावशाली खुरदुरी आवाज में शासन की विरदावली गाता है। देश में पड़े भयंकर सूखे से निपटने के लिए सरकार युद्ध स्तर पर तैयारी कर रही है। प्रदेश में सिर्फ कुछ ही जिले बचे हैं जहां सूखा नहीं है। अकालग्रस्त जिलों में नलकूप खुदवाए जा रहे हैं। समस्या मूलक गांवों में पेयजल मुहैया करवाया जा रहा है। सरकार ने घोषणा की है कि शासन के झूठे और अश्लील आश्वासनों पर उनका भरोसा नहीं रहा। अब तो गवर्नमेंट को चाहिए कि पानी छोड़ दे। पंचायत भवन में किसानों के बीच यह चर्चा निकलती है। नहर में तो पानी नहीं है कहते हैं। है कैसे नहीं, पूरा 16 फीट घमाघम पानी है। लेकिन शासन कहता है पानी तब भी मिलेगा जब नहर में पानी 25 फीट हो जाए। अब 25 फीट कब होगा? यहां तो 1 इंच बढ़ना मुश्किल लग रहा है। कोई बोला, असल में भैया किसानों में एकता नहीं है। उसको पानी मिल गया वो खुश, हमको मिल गया हम खुश। मैं तो कहता हूं उठो चलो, हम सब मिलकर धरना देंगे, भूख हड़ताल करेंगे, उसका तो बाप भी पानी देगा। आखिर कब तक भूखी और भिखमंगी आंखों से पानी का इंतजार किया जाए? दिन यूं ही सरकते रहे, धान को पानी नहीं मिला, सब गोबर हो जाएगा। दूसरे किसानों की देखा देखी
इतवारी ने भी पंप से खेत में सिंचाई करा दी। 80 रुपये 1 घंटे के हिसाब से कुल 2 घंटा। पैसा जाए तो जाए, फसल ठीक ठाक मिल जाए तो सब ऊंच नीच बराबर होता रहेगा। फसल सचमुच बहुत जोरदार है, दूसरों की बनिस्बत 20 पड़ेंगे। इतना घमाघम फसल, कांद कांद भर ऊंचे। धान अभी पका नहीं है, अलबत्ता बालियों में कच्ची और सौंधी महक वाला दूध जरूर भर गया है। अब केवल पकने का इंतजार है और सपनों के पकने का भी। मसलन सबसे पहले तो जानकी के गिरवी रखे गहने छुड़ाना है। पुरखों के जमाने की किलो भर वजन की कांस की थाली छुड़ाना है। इकलौते बेटे का जरा बाजा गाजा के साथ बारात निकालना है। और गांव वालों को आश्चर्य है, इतना फसल तो दीनानाथ को भी नहीं मिला होगा। सिर्फ कटाई भर की देर इस तैयार फसल पर भूरा माहो झपा जाएगा, कौन जानता था। फसल देखकर जैसे रीढ़ टूट गई इतवारी की। हाथ पैर मिर्गी के रोगी की तरह थरथर कांपने लगे। उत्तरोत्तर तेज होती धड़धड़ाहट अनायास सीने में उतर आई। मेड़ पर लगे बबूल का सहारा लेकर खुद को मुश्किल से टिका पाया। फसल का कुछ हिस्सा सूख कर काला पड़ गया था, रस विहीन। पत्तियां छोटी छोटी अनगिनत छिद्रों से छलनी हो गई थीं। उसे याद नहीं कब वह पैडगरी रास्ते से होता हुआ घर पहुंचा और न जाने कितने घंटों तक गुमसुम बैठा रहा। भूरा माहो ने इस इलाके की फसल पर हमला कर दिया है। अब यह नई बीमारी गांव वालों की चर्चा का विषय है। हाट बाजार हो या पान ठेला या होटल, सभी जगह यही चर्चा। इस खतरनाक कीड़े ने फसल को कहीं का नहीं रखा। हल खोजे नहीं मिलता। क्या दवाई डाले हो रामधन? इतवारी पूछता। दवाई तो एक को काम नहीं करता। 2-4 बेर हो गया BHC पाउडर छिड़कते, लेकिन साला धान जस का तस, कीड़ा जस का तस, बल्कि और बढ़ गया है भूरा माहो। इतवारी हलकान परेशान हो गया। एक गहरा आतंक, तनाव हर वक्त उसकी शिराओं में दौड़ता रहता। उसने 700 प्रति एकड़ की दर से 4 एकड़ की जमीन किराए पर ली है, यानी 2800 उधार, इस शर्त पर कि भैया इधर फसल कटी और तुम्हारा कर्जा पट गया। मानो इधर कर्ज बढ़ता ही जा रहा है। उसकी पत्नी और बेटा दोनों मजदूरी पर जाते हैं। इसके बावजूद भूरा माहो कीट ने अब भयानक तरीके से उसके 4 एकड़ खेत पर आक्रमण कर दिया है। इतवारी मुरझाई फसल को देखता रो पड़ता। लगता भगवान ने सब कुछ देकर फिर छीन लिया है। रुपयों का कहीं से जुगाड़ करता, दवाई पर दवाई ले आता, कभी कोलोमास तो कभी सुफलार छिड़कता, पर सब कुछ बिल्कुल बेअसर। भूरा माहो किस्से कहानियों के मायावी दानव की तरह फैलता जा रहा है। एक दूसरे से पूछते इसका उपाय। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी ने बताया कि आसपास का सारा इलाका भूरा माहो की चपेट में है। यह मुख्यतः पौधे के तने से उसका रस चूसता है। इसकी रोकथाम का कोई ठोस या निश्चित उपाय नहीं है, क्योंकि इसकी प्रजनन क्षमता बहुत अधिक है। आज दवाई छिड़कने पर जितने बचेंगे, कल सुबह होते न होते दुगने हो जाएंगे। दवाई छिड़कने का उपयुक्त अवसर सुबह या शाम का होता है, क्योंकि इस समय कीड़े पौधे पर रहते हैं। इतवारी और राजू दवाई छिड़कने खेत पर जाते, देखते खेत का पूरा पानी मटमैले लाल रंग का हो चुका है। बीमार फसल से एक अजीब, बहुत कड़वी सी गंध उठ रही है। आसपास की हवा उस गंध से भारी हो गई है। उस दिन क्षेत्र के विधायक दौरा करने कार में आए। उनके साथ उनके कुछ पिछलग्गू नेता और सरकारी अधिकारी भी थे। सरपंच ने उनकी बैठक की समुचित व्यवस्था की। विधायक महोदय ने झकझकाती सफेद उजली धोती के छोर से चश्मे का लेंस पूंछा। आंखों में भर आई धूल को
उंगलियों से साफ करते हुए पूछा, यहाँ फसल का क्या हाल चाल है? सब फसल तो उजड़ गया साहब, गांव के एक बड़े और असरदार किसान कृष्ण मोहन ने जवाब दिया। गांव के दूसरे लोगों ने अभी तक जवाब देना सीखा ही नहीं है। अच्छा, वे अफसोस प्रकट करने लगे। तब तक सरपंच ने उनके लिए स्पेशल चाय और मीठा मसाला पान मंगवा लिया। चाय पीने के बाद पान मुंह में ठूंस कर कहने लगे, कल मैं राजधानी गया था, वहां मंत्रियों से भेंट हुई। मैंने इस संबंध में काफी चर्चा की। मैं आज ही इस क्षेत्र को संक्रमण ग्रस्त क्षेत्र घोषित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखूंगा। फसल उजड़ने का मुआवजा तुम्हें मिलेगा, तुम्हारे कर्जे भी माफ होंगे। वे चले गए। टीएडीए बिल बनवाने आए थे। उनके सारे आश्वासन कार के पीछे उड़ती धूल के गुबार में विलीन हो गए। एक और बड़ा झटका तब लगा जब हीरा सेठ ने खाते में दर्ज उधारी बताई, 286 रुपए। उधार की चीजों में कीमतें भी उधार की ही होती है। इतवारी फड़फड़ा कर रह गया। इच्छा हुई सामने पड़े 1 किलोग्राम वाले बाट से हीरा का थोबड़ा रंग दे। कर्ज के अजगर ने उसे बेतरह कस लिया। संपत्ति के नाम पर वही पुराना कच्चा और ढहता मकान है जिसे इतवारी के पिता ने कई साल पहले बनवाया था। घर का खर्च पत्नी और बेटे के भरोसे चल रहा है। आगे का दृश्य, थानेदार मिश्रा ने उन्हें लोहे की उस बेंच में बैठने के लिए कहा जो उनकी टेबल की बाईं ओर दीवार से लगी थी। वे नंगे पांव हैं। फर्श का बर्फीला ठंडापन तलवों के रास्ते जिस्म तक पहुंच रहा है। ठंड इस बीच और बढ़ गई है। बाहर बरामदे में 2 सिपाही कोट पहने ठंड का मुकाबला करते हुए गपिया रहे हैं। ड्यूटी रूम में महात्मा गांधी का मुस्कुराता चित्र लटका हुआ है। दीवार घड़ी इस वक्त 8:20 होने की सूचना दे रही है। तुम्हारा बाप है, यानी था? जी साहब। कब से गायब था? 2 दिन से। उस दिन दोपहर में खाना खाए और बीजापुर जा रहा हूं करके चल दिए। बीजापुर में कौन रहता है? हमारी बड़ी बहन का ससुराल है साहब। रंग कैसा था? सांवला जैसा तो था साहब, न ज्यादा गोरा न काला। इस बार पूरन ने जवाब दिया। तेरे से सवाल कौन पूछ रहा है? और तेरा भी बाप था क्या? पुलिस वाला गरजा। तो तेरे को खुजली क्यों हो रही है? जिससे पूछा जाएगा वही जवाब देगा, समझे? तू बता और जल्दी बता। तेरा बाप लंबा था कि ठिगना? लंबा था। कितनी लंबाई रही होगी? हाँ, मुझसे 2 अंगुल ज्यादा, 5 फीट 7 इंच। शरीर पर कोई दाग या निशान? दाग या निशान तो कुछ नहीं था साहब, पर 2 साल पहले चमड़ी में खाज हो गया था, उसी का कुछ निशान। अच्छा, धोती पहनता था कि फुल पैंट? वो तो साहब जिंदगी भर धोती पहनते रहे। चड्डी कैसा पहनता था? पहनता भी था या अंदर से नंगा बाबा था साले को? हैं? हा 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 हा। खैर, चप्पल किस टाइप की पहनता था? रौरे वाला कि चमड़े वाला? चमरौधा ही पहनते थे साहब, गांव के जंगली राम मोची से बनवाकर। और पहनते भी ज्यादा नहीं थे, बस कहीं दूसरे गांव जाना होता तो पहनते थे। ठीक, गणपत राम? थानेदार ने गणपत राम को आवाज दी। यस सर। वो चप्पलें लाओ जो कल लाश के साथ बरामद हुआ है। जी। यहां ले आओ। तुम इसे पहचानते हो? अरे हाँ, पहचानता हूं साहब। ये तो वही पन ही है जिसे पर साल दिवाली में बनवाया था। माँ ने 50 बार कहा होगा, तब कहीं बाबू बनवाने को तैयार हुए थे। ठीक, इतवारी की मौत जहरीली दवाई पीने के कारण हुई है। वहां शीशी मिली है, इससे पता चला। अब कुछ अंदरूनी कारण बता सकते हो? आत्महत्या क्यों किया उसने? वो कुछ पगला गए थे साहब, पूरा गांव जानता है।
पागल कैसे हुए? वह कोई जवाब नहीं दे सका। अरे कोई झटका वटका लगा था, कोई गहरा शौक, किसी बात का दुख था उसे? हाँ साहब, उन पर भारी कर्ज था। कितना? 4,000 से कम क्या होगा? बाकी का नहीं जानता, कह नहीं सकता और आगे कितना होगा। किसका कर्जा था? बैंक का तो नहीं रहा होगा। बैंक को तो किसान अपने बाप का खजाना समझते हैं। दीनानाथ साहू का था साहब, और कुछ किराना दुकान वाले हीरा सेठ का था, और कुछ। देखो, लाश का पोस्टमार्टम होने के बाद डिपार्टमेंट ने दफना दिया है। दफना दिया है? हाँ, लेकिन मिल सकता है। लाश को ले जाना चाहते हो तो ले जा सकते हो, कल दिन में। हम उखड़वा देंगे सिपाहियों से। इस वक्त तो कुछ नहीं हो सकेगा साहब, कोशिश करें तो हम ले जाएंगे। नहीं, पहले जज साहब शुक्ला से एप्लीकेशन लिखकर परमिशन लेना होगा। परमिशन? हाँ ठीक है, कल 10 बजे आओ। और सुनो, मैं साफ कहता हूँ, ये जज बहुत घूस खाता है, इसलिए कम से कम 300 और कुछ ऊपर से। मैं उनके सामने तुम्हारी बात रखूंगा, समझ गए? गांव की ओर आती एक मेटाडोर में वे रात को वापस लौट आए। आजू रात भर किसी घायल जानवर की तरह छटपटाता रहा। लगा किसी लंबी, अंधेरी और बेहद रहस्यमयी सुरंग में घुस आया है। कल घूस देकर अपने बाप की लाश छुड़ाएगा। उसके बाद होने वाले खर्च का हिसाब उसके दिमाग में नहीं आ रहा है। सब कुछ तेजी से उलझता जा रहा है। आखिर वो तेरा बाप था। यही दिन देखने के लिए तुम्हारे माँ बाप ने पाला पोसा था। वाह रे औलाद, धन्य है संसार। क्रियाकर्म करना तो हर संतान का फर्ज है। कुछ बूढ़ी, सख्त और खुर्राट आवाजों ने आजू के कानों में सनसनी भर दी थी। माँ चौखट पर बैठी थी, उदास और पथराई हुई। पिघली आवाज में इतना ही कहा, बेटा अपने बाबू को आगी देना, आगी देना बेटा अपने बाबू को। अब आगे एक भी सवाल नहीं था, और भोर होते न होते घर के दोनों बैल महावीर के खूंटे से बंध गए, 680 रुपए में। अगला दृश्य है, धूप फरसे सी चमकीली और धारदार है। वे आजू और पूरन एक पीपल की छाया में बैठे हैं। सामने मैदानी इलाका समतल और दूर तक फैला हुआ है, समुद्र की तरह। सूने आसमान में काफी ऊंचाई पर कुछ चीलें तैर रही हैं। जज साहब से परमिशन लेने के बाद लाश उखाड़ने के लिए 2 सिपाहियों का कुदाल चलाना जारी है। वे किसी जानवर सा हाँफ रहे हैं, हुम हुम। गणेश को बोल दिया है ना? पूरन ने तीसरी बार पूछा, जो उसके साथ आया है। बोला हूँ। वो बोला कि 12 बजे हाजिर हो जाऊंगा ट्रैक्टर समेत, मगर अब तक तो आ जाना चाहिए था। उनकी आंखें कुछ दूर से निकली चौड़ी और साफ सुथरी सड़क पर जमी है, हल्की उत्सुकता के साथ कि बस अब आता ही होगा गणेश। अपना नया ट्रैक्टर भड़बड़ाते। गणेश कुछ दूर के रिश्ते से आजू का भाई लगता है। इसी महीने ट्रैक्टर खरीदा है। उसको जगह बताया है या नहीं? बताया हूँ, कहा तो था। लाना भैया, बहुत कठिन समय से गुजर रहा हूँ। आजू की आवाज लड़खड़ाने और बिखरने लगी थी। 1:15 तो बज गया आजू, पूरन ने फिर उसे याद दिलाया। आजू कुछ नहीं कह सका, और वो तो अभी तक आया नहीं। आजू इस बार भी कुछ नहीं कह सका। पूरन अब चुप नहीं बैठ सका था। आना होता तो अब तक आ गया होता, अभी तक। गांव जाकर उसकी खबर लूंगा। इस हरामी को तो यही डर होगा कि गाड़ी नहीं है, मनहूस हो जाएगी लाश ढोने से। लो हो गया। सिपाही छांव में आ गए
और थानेदार की माँ बहन एक करने लगे जिसने उन्हें यहाँ भेजा था। पास जाकर देखा तो पाया लाश भीगे चने की तरह फूल कर दुगनी हो गई है। लाश मिट्टी से बुरी तरह लिथड़ चुकी है। आसपास की हवा में लाश और खोदी हुई कच्ची मिट्टी की गंध भर गई है। लेकिन आजू कांप गया। जब फसल पर भूरा माहों का प्रकोप होता है तब यही अजीब सी गंध हवा में भर जाती है जो अभी आसपास भरी हुई है। उसे लगा चीले अब नीचे उतर रही है। धन्यवाद।